नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे कुछ उन नए लॉज के बारे में जो एक घर या मकान खरीदने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, या जो प्लान कर रहा है कि मैं घर या मकान खरीदूं किसी बिल्डर के द्वारा। वो लॉज जान और समझ करके उन बिल्डरों को मनमानी करने से वो व्यक्ति रोक सकते हैं और उन्हीं के कमाए हुए पैसों पे जो बिल्डर्स लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं उन पर लगाम लगा सकते हैं। तो इन लॉज को समझने और जानने के लिए एक लर्नेड और यंग एडवोकेट आज हमारे बीच हैं, मिस्टर भावेश द्विवेदी। भावेश जी, आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस अपने नए पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया ताकि मैं अपने विचारों को आम नागरिकों तक पहुँचा सकूँ। और कहीं न कहीं यह बात जो आम नागरिक वंचित है या जान ना सका है अभी तक, तो मैं अपनी बात उन तक पहुँचा सकूँ और कैसे वो अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें हम समझेंगे और जानेंगे आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो भवेश जी, श्रृंखला में मैं पहला प्रश्न हमारा यही है कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि रेरा क्या है और ये कैसे एक आम नागरिक इसको समझ सकता है। रेरा यानी एक अथॉरिटी जो रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्न करती है, एक ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाती है और प्रोजेक्ट्स और प्रमोटर को कैसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो हमारी देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ जीडीपी करती है। तो रेरा एक्ट 1 मई 2016 को इफेक्ट में आता है और कैसे बिल्डर्स को, कैसे आम नागरिकों को, कैसे होम बायर्स जिन्हें हम अलॉटी कहते हैं, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ सकें और कैसे इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, जिसके लिए रेरा एक्ट इफेक्ट में आता है। तो रेरा में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। जो भी बिल्डर, जो भी प्रमोटर या जो डेवलपर इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं, नए प्रोजेक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन किन प्रोजेक्ट्स का होगा, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि किन प्रोजेक्ट्स में रेरा का अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। तो रेरा में जो भी प्रोजेक्ट 5024 स्क्वायर फीट से या 7 यूनिट का मतलब यहाँ है कि 1 फ्लैट 2 फ्लैट, उसको हम यूनिट यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो जो 5024 स्क्वायर फीट से या 7 यूनिट से अधिक की मात्रा में जो बिल्डर या डेवलपर बना रहे हैं घर, मकान, फ्लैट, उनको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी आपसे या होम बायर से पैसे लिए जा रहे हैं, उनको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं एस्क्रू अकाउंट। तो उस अकाउंट में 70% उनको पैसा जो लिया गया है होम बायर से या जो घर खरीदने वालों से लिया गया है, उसमें उनको रखना पड़ेगा। और पर्पस सिर्फ उसी के लिए रहेगा कि वह पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए, उस घर के निर्माण के लिए, उस फ्लैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो रेरा का सीधा सीधा पर्पस ये है कि कंप्लायंस जो डेवलपर्स हैं वो करते रहें और जनता के बीच का जो पैसा है वो जनता के बीच बना रहे। कैसे एक स्ट्रेटेजिक वे में, ट्रांसपेरेंट वे में ये मार्केट चलता रहे और समय पर, जिस निर्धारित समय पर वादा किया गया है घर देने का, उसको समय पर दिया जा सके। तो भावेश जी, आपके कहने का मतलब है कि अगर जो बायर है उसने अगर बिल्डर को पैसे दिए हैं तो बिल्डर वो पूरा पैसा खर्च ना करके कुछ पैसा सिक्योरिटी के तौर पे जमा करेगा ताकि भविष्य में उसके प्रोजेक्ट में वो लगाएगा। अमूमन हम देखते हैं कि बिल्डर किसी से लिया पैसा, किसी को बेच दिया, किसी को नया भवन बना के दे दिया। ठीक है भावेश जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एक सामान्य नागरिक जो है उसको रेरा कैसे प्रभावित करता है। एक कॉमन मैन, ये तो बड़े बिल्डर्स की बात होगी, कॉमन व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करेगा। देखिए, रेरा का सीधा सीधा प्रोविजन, अगर इसको मैं लेमन्स लैंग्वेज में बात करूं और आम भाषा में बात करूं, तो रेरा कोड जो है एक प्रॉपर फोरम है, एक अथॉरिटी है जो मैटर को डील करती है, रिजॉल्व करती है और कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाकर दोनों के बीच में, बिल्डर और अलॉटी का जो एक रिश्ता है, एक जो सामंजस्य बनाने का काम है, वो रेरा अथॉरिटी कहीं ना कहीं करती है। तो रेरा का जो मेन उद्देश्य यही है कि जो डीले इंटरेस्ट को लेकर है, पेनल्टी को लेकर के है, कंपनसेशन को लेकर के है, एमिनिटीज से रिलेटेड जो असुविधाएं उनको झेलनी पड़ रही है। सपोज मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये स्विमिंग पूल दूंगा, ये क्लब दूंगा, ये ग्राउंड दूंगा, लेकिन जब आप मौके पर पहुंचते हो तो वो सुविधाओं से पूर्ण नहीं हुआ रहता है आपका वह प्रोजेक्ट, आपका घर, आपका मकान। तो आपने जिस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं, आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत से उस प्रोजेक्ट की ओर आकर्षण बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं उस मौके पर मौजूद नहीं होती। भावेश जी, आप इतने फोरम के बारे में बता तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर है वो बायर से एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेता है कि आप जो है मेरे ऊपर केस नहीं करेंगे या हमारे आपकी कुछ पर्सनल टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं। लेकिन उसके बावजूद जब सेलर बायर को इस तरीके से मानसिक रूप से बाधित करने के बाद, जब बायर अपना पोजीशन लेने के बाद फिर सोचता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं मिली,
जो उन्होंने कहा था वो वादे पूरे नहीं किए, तो क्या जी। उसके बाद भी जो बायर है वो उनके खिलाफ जा सकता है कि नहीं? देखिए, जो लीगल राइट्स आपके पास हैं, जो रेमेडीज़ आपको संविधान ने या कानून ने दे रखी है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है। उसको, उस राइट को आपसे कभी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, वॉइड एब इनिशियो कहते हैं जिन्हें हम। वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब वो कानून जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से सही नहीं है। सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 15,000 में एक बंदूक दे दीजिए। अब ये हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट सही है या नहीं है कानून की नज़रों में? तो कानून की नज़रों में देखोगे तो मैं हथियार आपसे खरीद रहा हूँ, 15,000 आपको दे रहा हूँ और आप मुझे बदले में हथियार दे रहे हो। जी जी। तो लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इलीगल है, तो ये वॉइड फ्रॉम इनिशियो हो गया, यानी मतलब शुरुआत से ही गलत हो गया और इलीगल हो गया। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी डिटेल्स आप अगर मेंशन करवा भी ले रहे हो, साइन करवा भी ले रहे हो, या एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट आप होम बायर से साइन करवा ले रहे हो, तो उसके बावजूद आपके पास आपका अधिकार है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, फोरम्स में जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो जो एक तरफा आपसे साइन करवाया गया है उसका कोई भी महत्व नहीं मतलब होता है। आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेलर जी, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता है। देखिए, अगर वो करवाया भी है तो जी। क्या वो गलत है? अगर करवा भी लेता है, देखिए करवाते तो हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, जो बड़े डेवलपर्स होते हैं, वो साइन तो करा लेते हैं और कहीं ना कहीं वो मैंडेट कर देते हैं कि आप साइन करिए, इसके बिना हम आपको फ्लैट देंगे ही नहीं। तो मजबूरन कहीं ना कहीं जो अलॉटी होम बायर होता है वह साइन कर देता हाँ, है। ये बात क्या है जी। कि मुझे सारी चीजें मिल जी। गई हैं, जी। जो एम्यूनिटीज उन्होंने कहा था कि आपको बिजली, पानी, पार्किंग और जिम जितना देना है आपको दे दें, और जी। आप सहमत भी हैं और आपने साइन कर जी। दिया। जी, उसके बावजूद भी रेरा इनकी मदद करेगी। बिल्कुल 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 जी। मदद करेगा, और सारी चीजें जो है वो एक्ट के हिसाब से होगी, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी चीजें लिख देते हो तो वह सही नहीं है कानून के हिसाब से, अगर वह सही। जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने समाज में, तो क्या कोई ऐसी केस स्टडी आपके पास है या कोई ऐसी घटना है जिसके अनुसार आप हमको, हमारे व्यूअर्स को ये बता पाएं कि कोई बिल्डर ने किसी भी बायर के साथ इस तरीके से एग्रीमेंट लिखवा लिया हो, और फिर बायर पोजीशन लेने के बाद 2, 3, 4 साल, 5 साल बाद उसको समझ में आता है कि जो बातें इन्होंने कही हैं फुलफिल नहीं की हैं, उन्होंने बहुत ही लो ग्रेड, लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे घर में सीपेज हो गया या और अन्य प्रकार की चीज़ें जो किसी बिल्डर के द्वारा दी गई हैं, वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो क्या उसके बावजूद भी, एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी, क्या वो उन बिल्डर के खिलाफ जा गया हो? कोई अगर ऐसी आपके पास अगर केस स्टडी हो तो दर्शकों को बताएं हमारे। जी बिल्कुल शिवम जी, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और कैसे कैसे एक अलॉटी जो होम बायर होता है और डेवलपर द्वारा कैसे परेशान किया जाता है। सपोज एक फ्लैट है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, आपने उसको एडवर्टाइज किया है, अभी एडवर्टाइज करने के बाद उस पर उसकी कीमत लगाई है 50 लाख रुपए और 2 BHK। तो 2 BHK की जो कीमत है उसकी कीमत 50 लाख रुपए है और समय समय पर आपको इंस्टॉलमेंट के माध्यम से देना है। तो बिल्डर की क्या जिम्मेदारी है कि जो परेशन उसको देना है, जो अम्यूनिटीज़ का वादा किया है, वो उसको 4 साल 5 साल में, सपोज 5 साल में उसको डिलीवरी देनी थी, तो 5 साल में जो परेशन है उस व्यक्ति को हैंडओवर कर देना था लीगल ऑफर ऑफ परेशन के साथ जो है। और अलॉटी यानी होम बायर का क्या काम था कि जो किस्तें इसने वादा करी है, जो एग्रीमेंट पर साइन कर रखा है कि मैं 10 किस्तों में आपको 50 लाख रुपए अदा कर दूंगा इन 5 सालों में, तो उसका काम था 5 सालों में 10 लाख 50 लाख जो भी कीमत थी फ्लैट की उसको अदा करने की। और बिल्डर का क्या काम था कि 5 सालों में आपको ऑफर ऑफ परेशन दे देना, घर जो है सही सलामत जिन सुविधाओं के साथ वादा किया गया था आपको हैंडओवर कर देना। लेकिन समस्या वहाँ आती है जब वह घर देखने पहुँचता है। जब वो मौके पर पहुँचता है तो देखता है कि 10 मंजिल की जो फ्लैट बिल्डिंग बनने वाली थी, जिसपे उसे जो है 7वें फ्लोर पर वो फ्लैट अलॉट था, तो समस्या जब वो देखता है कि दूसरी मंजिल भी अभी तक तैयार नहीं हुई। जो आदमी, जो व्यक्ति, जो अलॉटी बैंक से लोन लेकर के आपको दे रहा है पैसा, एक लाखों करोड़ों के आदमी को, एक बिल्डर को इतना पैसा दे रहा है, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा आपको पूरा दे रहा है, और वो जब देखता है कि उसकी दूसरी मंजिल भी अभी तैयार नहीं हुई, तो सोचिए जो 10 मंजिल का जो पूरा इमारत थी उसको बनने में अब कितना समय लग जाएगा। 5 साल ऑलरेडी जा चुका है और अभी उसमें कितने समय लग जाने वाले हैं और उसे भी नहीं पता है। तो कितना नुकसान होने वाला है ये अंदाजा इस चीज़ से लगाया जा सकता है। तो जब 2020 में वह इतनी देरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो लगभग उसमें उस समय में जो अवधि लेने वाला है 4 साल 5 साल हो सकता है उस 10 मंजिल की इमारत को तैयार होने में और लग जाए। जो 3 साल का विलंब हुआ है, जिसपे ऑलरेडी आपका जो अलॉटी है वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा बैंक को, क्योंकि एक आम आदमी जो है वह एक अपनी मेहनत की कमाई से लेता है, पहली बात, बैंक से लोन लेकर के जो है अपने बिल्डर को दे रहा है। तो 3-4 साल का जो विलंब हुआ है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है रेरा के द्वारा। रेरा के द्वारा इंटरेस्ट मिलता है,
प्लस जो भी कंपनसेशन है, जो भी ग्राउंड्स और उसके अलावा जो एमिनिटीज़ को लेकर है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है, उठता है, सवाल आता है, तो उस पर कंपनसेशन मिलता है। अन्य बहुत सारे ऐसे ही ग्राउंड्स है जिस पे रेरा डील करता है, एडजुडिकेट करता है और मैटर को डिसाइड करता है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जो खुली हुई है रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए और सेलर्स के लिए भी जो है। अच्छा भाभी जी, अभी कहने का मतलब ये है कि अगर समय से बायर को पोजीशन नहीं मिलता है तो वो डिले इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकता है और रेरा उसको वो डिले इंटरेस्ट का पैसा भी दिलवाएगी और पोजीशन का तय सीमा भी बताएगी कि कब तक उनको हैंड ओवर किया और जाए। ये जो है बिल्कुल बायर सेलर के लिए जो है ये बाध्य करेगी कि आपको ये जो बिल्डिंग है, जो आपका प्लॉट है, इस समय में हम इनको पोजीशन दे दें। बिल्कुल 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 भावेश जी, आपने बड़े अच्छी तरीके से हमें समझा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता भी रहे हैं। हमारा अगला सवाल है कि एक होम बायर के लिए रेरा डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करता है? अभी तो हमने जान लिया इतना कुछ, तो आप हमें ये बताइए कि वो डिस्प्यूट सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है और कैसे एक होम बायर अपने आप को रेरा के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकता है। देखिए, रेरा में फाइल करने का एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आप कंप्लेंट फाइल करते हैं। सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करने में भी 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म एन और फॉर्म एम। आपको डिले इंटरेस्ट अगर क्लेम करना है तो आपको फॉर्म एन साइन करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अगर आप कंपनसेशन के लिए जाना चाह रहे हो तो फॉर्म एम को आप फिल करोगे। तो फॉर्म एन और एम डिले इंटरेस्ट और कंपनसेशन के लिए है। ये डिफरेंटली एक जुडिशियल मेंबर के पास जाती है कंपनसेशन के लिए, और जो रेरा के अन्य मेंबर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, वो डिले इंटरेस्ट को सुनवाई करते हैं जनरली। तो इसमें क्या होता है कि आप पहले कंप्लेंट फाइल करेंगे अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। कंप्लेंट को फाइल करने के बाद समय समय पर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उसको आप पूरा करेंगे, उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, उसमें प्लीडिंग एक्सचेंज होगी। उसके बाद जो है, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं रेरा अथॉरिटी के, वो आपके डिस्प्यूट्स को सुनेंगे आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से और फिर उस पर डील करेंगे क्या क्या इशूज आइडियली अराइज हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। प्रोजेक्ट से इशूज रिलेटेड ये हो सकते हैं कि आपको डिले इंटरेस्ट आपको मिलना है या नहीं मिलना है। फॉल्ट अगर है, कई बार क्या होता है कि अलॉटी जो होता है, जो घर खरीदने वाला होता है, उसकी भी गलती हो जाती है। समय समय पर इंस्टॉलमेंट ना देना भी, ये भी प्रावधानों का उल्लंघन करना ही हो गया एक तरीके से, समझिए। डेवलपर तो लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन जो जरूरी नहीं है कि हर बार गलती एक बड़े आदमी की। कई बार जो गलतियां होती हैं वो अलॉटी की भी होती हैं। एक सामान्य से व्यक्ति जो घर खरीदने आ रहा है उसकी भी हो सकती है। हो सकता है उसको देरी हो गई हो उस इंस्टॉलमेंट को पे करने में। तो जो भी चीज़ें हैं वो डिसाइड होंगी उस बेसिस पे। जो भी इंटरेस्ट मिलना है वो बिल्डर आपको देगा, या आपकी तरफ से अगर कोई डिफॉल्ट है तो आप उसको भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे। सीधे सीधे अगर बात बताऊं कि अगर एक डिफॉल्ट पे, एक पेमेंट, डिले पेमेंट पर आपको जो देनी थी बिल्डर को, उस पर एक देरी हो जाती है, सामान्य से लगभग 20 दिनों की देरी हो जाती है, तो बिल्डर ने आप पे उस पर चार्ज कर दिया कि 18% की इंटरेस्ट के हिसाब से आप इस पेमेंट को देंगे हमें। लेकिन अगर बिल्डर ने देरी करी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में, तो बिल्डर भी आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही वापस करेगा। तो जो सेक्शन 2ZA में लिखा हुआ है रेरा एक्ट में कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बिल्डर आप पे चार्ज कर रहा है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जो है उससे भी चार्ज करेंगे। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको भी पैसा मिलेगा। मतलब कहने का कि ये दोनों लोगों के लिए कॉम्प्लायंसेस बिल्कुल बिल्कुल, सेलर और बायर दोनों के लिए। जी जी, जितना ज्यादा इससे फायदा सेलर को है उतना ही ज्यादा बायर को भी है। बिल्कुल। और ये इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाता है और गवर्नमेंट की नजर में रखता है। जी, और सबसे बड़ा एक विषय और आता है कि भाई आपने घर ले लिया, तो घर की जो भी चीजें हैं, जो सीपेज आ रहा है, जो भी फ्लोरिंग से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, किचन में, बाथरूम में, सैनिटरी में, अन्य अन्य प्रकार की जो समस्याएं आ ही जाती हैं, क्योंकि बिल्डिंग जो होती है, किस प्रकार का मटेरियल यूज किया गया है, ये हम लोगों को सामान्यतः नहीं पता होता है। तो जो बिल्डिंग में मटेरियल यूज किया गया है, जो भी क्वालिटी, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज किया गया है, हमें नहीं जानकारी होती है। तो कई बार उसकी वजह से समस्याएं आ जाती हैं, बाथरूम में लीकेज होने लगता है, सीपेज होने लगती है। तो उन समस्याओं का समाधान करना भी बिल्डर की ही जिम्मेदारी है। 5 साल तक की बिल्डर की लायबिलिटी है कि उन सभी समस्याओं का समाधान करे, और बिना किसी शुल्क के। इसके लिए आपको बिल्डर को एक नोटिस भेजना पड़ेगा, उसको अवगत कराना पड़ेगा। तो क्या ये कोई प्रावधान है 5 साल का, या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना होता है? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, आपने साइन किया हो या ना किया हो, जो चीजें कानून में है, नियमों में है, रूल्स में है रेरा के, उसका आपको पालन करना ही करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वह आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखित रूप से साइन करवाएं। तो जो नियम है वो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जो इनका डिले हुआ है, बिल्डर ने जो हमको पोजीशन देने में डिले किया है, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से रेरा इनको जो पैसे वापस करवाई? ठीक है, देखिए, सबसे बड़ा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पैसे बिल्डर के पास जमा है, समझिए आपने 90% पैसा बिल्डर के पास जमा कर रखा है। 90% का मतलब का पैसा है 100 रुपए में आपने 90 रुपए बिल्डर के पास ऑलरेडी जमा कर रखे हैं, 10 रुपए बचे हुए हैं, और 10 रुपए जो बचे हुए हैं वो आप पोजीशन के टाइम पे दे देंगे बिल्डर को। लेकिन आपका 90% पैसा बिल्डर के पास ऑलरेडी जमा है। तो 90% का पैसा मतलब है कि लगभग आपने सब कुछ दे दिया है। आपकी जो ऑब्लिगेशन थी बिल्डर की, यानी उसने पूरी नहीं करी। तो
तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है रेरा के हिसाब से जनरली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट यानी MCLR प्लस 1%। MCLR का जो रेट होता है वो SBI डिसाइड करती है, जनरली 7% है, 7% मान लीजिए आप। तो 7% प्लस 1% जो MCLR प्लस 1% है, 1% में आपका आ गया जो रेंटल चार्ज हो गया या जो भी और भी लिटिगेशन में जो आपके पैसे लगे हुए हैं 1%, तो वो सब उसमें जोड़ जाड़ के MCLR प्लस 1% यानी 7%, 8% के हिसाब से जो भी आपने राशि जमा कर रखी है, यानी 90 रुपए आपने अगर जमा किया है तो 90 रुपए पे आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट 7% पर एनम के हिसाब से आपको वो राशि वापस की जाएगी रेरा के द्वारा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्राइटेरिया है जो कंज्यूमर फोरम में बेसिकली कुछ भी दे देते हैं, 7%, 8%, 9%, 6%, किसी भी अवधि किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दे दिया करते थे। लेकिन रेरा में क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो क्लेम है, जो इंटरेस्ट बनता है, उसी के हिसाब से तय किया जाता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या फिक्स है या समय या डिमांड के अनुसार बढ़ता भी है या रेगुलेट होता है? देखिए, ये रेगुलेट होता रहता है, SBI इसको देखती रहती है, SBI इसको डिसाइड करती है क्वार्टरली बेसिस पे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होनी चाहिए। उसी के हिसाब से चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं कि आपका इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से बन रहा है, तो इतना आप क्लेम, इतना आपको मिल सकता है, इतना पैसा आपको बिल्डर के द्वारा मिल सकता है इतनी देर हुई अवधि पर। तो ये एक सबसे एक सामान्य तरीका है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रेरा में। जी बिल्कुल। हम लोग के बीच में रेरा से संबंधित बहुत ही फैक्चुअल और नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में बातें हुई हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट को अब ख़त्म करते करते आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसी बातें बताएं जो कि वो अपने साथ लेके जाएं और भविष्य में आने वाले समय में जब भी वो प्लान करें कि हम प्लॉट या कोई बिल्डिंग या कोई फ्लैट अगर ले रहे हैं तो उन बातों को ध्यान रखें और कौन सी सावधानियां वो बरतें। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि हम पॉडकास्ट के इस आखिरी पड़ाव पर हैं, आखिरी चरण पर हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हैं, जिस प्रोजेक्ट में आपने अपना फ्लैट, मकान या विला बुक कर रखा है, तो सबसे पहले ध्यान दें कि वह रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। अगर रेरा अप्रूव्ड है तो क्या वह उस मानक के अनुसार आपके पास स्वीकृत होकर के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 एनओसीज हैं, फायर, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल और लिफ्ट, जो 4 एनओसीज हैं जिसके बेसिस पे रेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर के पास है या नहीं, सबसे पहले ये चीज़ें चेक करिए। उसके बाद ही आप पजेशन लें, वही लीगल ऑफर ऑफ पजेशन और पजेशन माना जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपका प्रोजेक्ट डिलेड है और आप पजेशन ले चुके हैं, देन ऑल्सो यू कैन फाइल रेरा कंप्लेंट, यू कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन दैट पार्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। थर्ड थिंग कि आप 60 डेज के अंदर रिजोल्यूशन रेरा से मिल सकता है आपको। रेरा कोर्ट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग और मल्टीपल इश्यूज को डील करने वाली एक ऐसी अथॉरिटी है जो रियल एस्टेट सेक्टर को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा रही है और इश्यूज को रिजॉल्व भी कर रही है। तो 60 दिन के अंदर न्याय देने की ये जो प्रक्रिया है वह रेरा के माध्यम से ही मिल सकती है। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है। फोर्थ थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ बीन डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट इन मेसर्स न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कि अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, सपोज 2016 में रेरा आया, 2016 के पहले के जो भी प्रोजेक्ट हैं, अगर वो 1 मई 2016 से पहले तक रजिस्टर नहीं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा और वो मैंडेटरी है। वो ऑन गोइंग की कैटेगरी में आ जाएगा और जो भी कंप्लाइंसेस हैं, रूल्स हैं, वो रेरा के एप्लीकेबल रहेंगे। तो बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास क्या राइट्स हैं, आपके पास क्या लाइबिलिटीज हैं, चीज़ों को आप कैसे डील करने वाले हैं। 5 साल की जो अवधि है जिसमें डिफेक्ट जो भी आते हैं बिल्डिंग में, वो आपका डेवलपर, बिल्डर, प्रमोटर क्योर करेगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो इन सभी बातों को ध्यान रखें और आप कब डील इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, कब कंपनसेशन ले सकते हैं और कब वन साइडेड एग्रीमेंट को आप सेट असाइड करवा सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है और जागरूक रहें और ध्यान से चीज़ों को पढ़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करें। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, हमारे साथ थे मिस्टर भावेश द्विवेदी और आज हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें जानी हैं इनसे, जैसे रेरा के बारे में, कैसे ये काम करता है, कैसे ये हेल्प करता है सेलर और बायर दोनों को। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में आप भी अगर कोई बिल्डिंग या कोई अपार्टमेंट या कोई भी फ्लैट वगैरह अगर लेने जा रहे हैं तो आप भी इन बातों को अपने साथ ले जाएं और अपने साथ रखें और बहुत गहराई से विचार करके, पढ़ करके, समझ करके ही कोई फैसला लें। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये नमस्कार।